नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस पॉडकास्ट जो आप सुन रहे थे। यहीं से शुरू करते हैं वापस। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर प्यार करता कोई व्यक्ति तो क्या ऐसा मेरे साथ व्यवहार करता, ऐसी धोखाधड़ी करता, ऐसे झूठ बोलता? और देखिए, रिस्पेक्ट, जैसा मैंने कहा, मैस्कुलिन और फेमिनिन का डांस तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता औरत और आदमी में कि बस एक रिलेशनशिप का है। और बॉलीवुड ने तो वैसे भी इस चीज़ को बिल्कुल कचरा कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड क्या करते हैं, इस पूरी दुनिया में गंदगी ही तो फैलाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। जो भी वो बांट रहे हैं, जिस भी चीज़ का वो प्रचार कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है? क्या वो सही है? लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली। ऐसा नहीं कि हमने इन गानों पे डांस नहीं किया, हमने इसे एक फन के वे में नहीं लिया कि चलो ठीक है भाई, एक ऐसा कैरेक्टर है। लेकिन फिर इसका ग्लोरिफिकेशन करना, इस बात को ऐसे दिखाना, जैसे कि एक मूवी थी जिसका डायलॉग बड़ा हिट हुआ था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा कहा था ना। लेकिन आप देखिए, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने कल्चर को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, उपनिषद की स्टोरीज पढ़िए, पुराण पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये कहानियाँ, और मनोरंजन से भरपूर, और साथ में नॉलेज की भरमार। और ये जो आपको इल्यूजन बेच रहे हैं माया नगरी के नाम पे, माया नगरी है इसका असली नाम। जितनी भी ये चीज़ें आप देख रहे हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वो, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ माया नगरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। माया नगरी मारीच ने बनाई थी, रावण और मारीच ने मिलकर बनाई थी, आज से ना जाने कितने साल पहले, कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिसमें लोगों का एंटरटेनमेंट होए, जिसमें भी म्यूजिक, क्योंकि देखिए रावण ही म्यूजिक का क्रिएटर है, रावण ने म्यूजिक भी बनाया था। रावण ने हर चीज वो करी है जो राक्षसी, एक कह सकते हैं कि राक्षसों का जवाब है देवों को। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है तो रावण ने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी बना दी। देवी देवता भजन कीर्तन करते थे, डांस करते थे, सिंगिंग करते थे, वो भी करते थे, वो भी म्यूजिक करते थे। बट जो उनका म्यूजिक है वो असेंशन एनर्जीज के ऊपर होता है, आपके उत्थान के लिए होता है। और जो रावण ने म्यूजिक बनाया माया नगरी के द्वारा, उसमें लोगों का डिमोशन ही होता है, वो नीचे ही गिरते हैं, एनर्जी ड्रेन होती है, उनकी सारी एनर्जी जो है वो इन्हीं लोगों को जाती है जिनके लिए आप मरते हैं, जिनके पोस्टर्स आप अपने घरों पे लगाते हैं बिना सोचे समझे कि वो आपको दे क्या रहे हैं बदले में। और इस डिस्कशन पे मैं बाद में जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इस पर और भी वीडियोस बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, इस पॉइंट को मैंने इसलिए यूज़ किया, इस टॉपिक को इसलिए यूज़ किया है ताकि आप ज़रा केयरफुली चीज़ों को कंज्यूम करें, कंटेंट को ज़रा सोच समझ के कंज्यूम करिएगा। जब म्यूज़िक सुनते हैं, जब कोई गाना सुनते हैं, जब किसी बात पे आप जाते हैं, तो ज़रा सोच समझ के जाइएगा, क्या ये बात सत्य है या बकवास की बंडल बात है। अगर ऐसा होता कि अगर लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, एक पुरुष और नारी में मित्रता नहीं हो सकती है, एक प्लेटोनिक मित्रता, एक प्योर फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, तो फिर श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी क्यों बोलते थे? द्रौपदी श्री कृष्ण को सखा क्यों बोलती थी? उनके 5 पति थे द्रौपदी के, और श्री कृष्ण के भी थे पत्नियां, फिर भी वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जब द्रौपदी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, जब खुद के ही घर के भाइयों ने, देवरों ने, देवर जेठ और उसका फ्रेंड कर्ण, ये सब मिलके उसके कपड़े उतारने लगे, वो भी भरी सभा में, तो कोई पति काम नहीं आया, कोई पितामह काम नहीं आया, कोई ससुर काम नहीं आया। काम कौन आया उस वक्त? उनके सखा श्री कृष्ण। दोस्ती काम आया ना उस वक्त, दोस्ती काम आई, फ्रेंडशिप काम आई। ये पावर होनी चाहिए फ्रेंडशिप की। और फ्रेंडशिप को ही सबसे बड़ा रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंडशिप में गिव एंड टेक कुछ होता ही नहीं। फ्रेंडशिप सच्ची वही होती जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती एक दूसरे से कि तुम मेरे लिए ऐसा करो या वैसा करो। सो द होल पॉइंट इज दैट प्लीज इंक्वायर विद इन। आप अपने आप से पूछिए, क्या ये सत्य है? अगर
जिस मूवी का मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें पहले ही मिनट में या जिस वक्त ये बात उठती है तभी जो उसमें हीरो दिखाया है, हीरो शब्द ही बहुत गलत है, हीरो हीरोइन। हीरोज़ वो होते हैं दोस्तों जो रियल लाइफ में कुछ करते हैं किसी के लिए और उसका बखान, पब्लिसिटी, प्रचार नहीं करते। फिल्मों में जो हीरो हीरोइन होते हैं, पहली बात तो वो एक कहानी पे आधारित है जो कि एक फिक्शनल कहानी है, एक नकली कहानी है, और उनको इतना लार्जर देन लाइफ दिखा देते हैं और उनको कहते हैं ये हीरो, ये हीरोइन है। असल ज़िंदगी में जो लोग फिल्मों में हीरो और हीरोइन होते हैं, असल ज़िंदगी में वो क्या करते हैं? क्या ऐसा कोई हीरोइक काम करते हैं? वो नहीं। तो उनको एक्टर और एक्ट्रेस ही बोलना चाहिए। वो एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सबसे नफरत है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दो तरह के लोग मीडिया में दिखे जाते हैं, देखे गए हैं। एक वो जो जुपिटर के अंडर काम करते हैं, जिनका प्लैनेट जो जुपिटर स्ट्रांग होता है, उनका वीनस भी स्ट्रांग होता है, लेकिन जुपिटर, मर्क्यूरी, मून, इन सारे प्लैनेट्स का उन पर प्रभाव स्ट्रांगर होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें बना देते हैं, जैसे कि रामायण बना दी रामानंद सागर ने, B.R. चोपड़ा ने महाभारत बना दी, जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। और आप देखिए नेटफ्लिक्स पे कितनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कितने अच्छे अच्छे शोज़ हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिनको देख के आपके दिमाग पे इतना अच्छा असर होता है। और सोशल मीडिया तो बना ही सारे ऐसे लोगों से है जो कुछ ना कुछ दूसरों को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग हैं जो केवल शुक्र के अंडर ही काम करते हैं, जिनको किसी को मैसेज नहीं देना, किसी की कोई भलाई नहीं करनी, जिनको बस अपनी ही ईगो मसाज करनी है। सूर्य के प्रभाव में भी जो लोग काम करते हैं वो अच्छा काम कर लेते हैं। बट इस पे भी मैं कभी फिर किसी दिन बात करूंगी डिटेल में, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि कौन से प्लानिटरी पोजीशंस आपकी स्ट्रांग होती हैं तो आप अच्छा लोगों को प्रदान करते हो कंटेंट, और अगर आपका कौन सा ऐसा प्लानिटरी पोजीशंस है जो स्ट्रांग है जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ ईगो मसाज करते हो। तो आप देखिए बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से फेमस लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत धूर्त होते हैं, बहुत मैन्युपुलेटिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपके नाक के नीचे करके चले जाते हैं। देते आपको वो कचरा ही है, लेकिन आप उनकी वाहवाही करते नहीं थकते और आप उनकी पूजा करते नहीं थकते। आपने देखा ही होगा कि लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, अपने भगवान श्री राम की पूजा नहीं करी होगी, श्री कृष्ण की नहीं करी होगी, किसी गॉडेस की नहीं करी होगी, लेकिन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर के नीचे 24-24 घंटे तक खड़े रहते हैं। भगवान की तरह कई लोग सेलिब्रिटीज़ की पूजा करते हैं, उनके घर के नीचे थकते नहीं खड़े होते हुए, हर दिन पहुंच जाते हैं कहीं तो कि भाई देखने जा रहे हैं अपने भगवान को। मैं एक कंपनी में काम करती थी, बिकॉज पहले मैं मार्केटिंग में थी, आज भी मैं मार्केटिंग के जॉब्स कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन को बदल लिया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बदल लिया। उस समय मुझे सिर्फ ये था कि हाँ मुझे जॉब करनी है, तो मुझे अच्छी जॉब मिली थी, काफ़ी बढ़िया जॉब थी, काफ़ी बड़ी कंपनी में थी और मेरी उसमें डेजिग्नेशन बहुत हाई थी, कम एज में भी, तो मैंने ले ली वो जॉब। और वो मार्केटिंग की जॉब थी और उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ थी, नई भी थी और बड़ी भी थी। तो करीबन मैंने 30 से 40 लगभग A-लिस्टर मूवीज़ की मार्केटिंग करी है, डिजिटल मार्केटिंग करी है, और मैं भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ उठती बैठती थी। और मैं आज ये चीज़ मानती हूँ कि वो भगवान ने मुझे जान के दिखाया, क्योंकि उनके साथ जब मैं उठी बैठी, उनके साथ मैं पार्टीज़ में गई, मैंने उनसे बातें करी, तो मैंने देखा भी असल ज़िंदगी में तो बिल्कुल उल्टा है, यहाँ तो ये बिल्कुल ही अलग लगते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं लूँगी उस सेलिब्रिटी का, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने मेरे ऑफिस में बोला कि भाई हम सब उनके भक्त हैं, हम उनके फैंस नहीं, हम उनके भक्त हैं। तो जो भी इस कंपनी को ज्वाइन करता है, जो भी यहाँ आता है, ये मुंबई की बात मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली में मैं किसी और कंपनी में थी, मुंबई में मैंने कुछ मूवीज़ के उस टाइम प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे कि क्रिश 3, कोचा दैया जो रजनीकांत की है, आशिकी 2, काफ़ी ऐसी मूवीज़ है जिसपे मैंने डिजिटल मार्केटिंग जिनकी की थी। तो उस टाइम पे मुझे उस टीम के लोगों ने बोला कि हम इस फलाने व्यक्ति के फैंस हैं, तो अगर भक्त हैं, तो अगर आप अगर हमारी टीम में आई हैं तो आपको हमारे साथ उनके घर जाना पड़ेगा। हम उनके घर जाते हैं हर थोड़े थोड़े दिनों में, सबके सब गाड़ी में बैठ के जाते थे, और उनके घर के बाहर हम अगरबत्तियाँ जलाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, और जैसे मंदिर में पूजा की जाती है भगवान की, वैसे ही हम उनकी पूजा करते हैं। आज उसी टीम के कुछ लोग आज उसी सेलिब्रिटी की कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है, उसी में मार्केटिंग का ही जॉब करते हैं।
भगवान की मर्जी थी, या देखिए दोस्तों, हम ट्विन फ्लेम असेंशन की दुनिया से, हम बचपन से ही हमें गुरु मिल गए थे, मास्टर मिल गए थे, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो लोग मुझे कभी वहाँ ले जा ही नहीं पाए ना। मेरे मन में कभी ऐसा कोई इंटरेस्ट आया, मुझे तो हंसी आ गई सुन के। मैंने उनके मुंह पे हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसा करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा कमाल है, तुमको ये फनी नहीं लगता? तो बोले नहीं, ये तो बहुत सीरियसली हम करते हैं। तो आज की दुनिया में ये बात भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, और ये सारे टॉपिक्स पे मैं आपको इसीलिए ले जा रही हूँ, एक एक करके आगे भी ले जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों इन्हीं फिल्मों का और इन्हीं टीवी सीरियल्स का और इन्हीं बातों का आप लोगों पे इतना दुष्प्रभाव है कि आपको प्यार की समझ ही नहीं है। उसमें दिखा दिया कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करेंगे तो लड़का उसको फूल देगा, उसको गिफ्ट्स देगा, उसको ऐसे अंगूठी पहनाएगा 50 लोगों के सामने। आजकल तो इंस्टाग्राम प्रपोजल भी आने लग गए मार्केट में, आपको पता होगा कि जब तक कि प्रपोजल इंस्टाग्राम पे ना शेयर किया जाए तब तक भाई उस प्रपोजल का क्या फ़ायदा, है ना। तो सोशल लेवल पे यानी पब्लिकली लड़का और लड़की कैसे बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे प्यार की परिभाषा बनाई जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं या वो आपसे प्रेम करता है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो सारे दिन आपको गुलाब के फूल ही देता रहेगा लाके, या आपको पार्टीज में ले जाएगा, या आपके साथ ड्रिंक करेगा, स्मोक करेगा, या आपको अलग अलग होटल्स में ले जाएगा तो ही प्यार है। और इसीलिए फिर इस तरह के जो लड़के होते हैं, जब असली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम होता है, लड़के नहीं लड़कियां भी बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। और आप में से कोई भी इन बातों का बुरा नहीं मानेगा और इन्हें पर्सनली नहीं लेगा, क्योंकि किसी की पर्सनली बात नहीं हो रही है, ये समाज में जो कुरीतियां हैं उसकी बात हो रही है। तो आपको भी इन्हें हटाना है। अब आपकी नज़रों के सामने ऐसी चीज़ें होंगी ना, तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। जब तक बात नहीं पता होती तब तक कोई ड्यूटी नहीं। अब बात पता चल गई, समझ में आ रही है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि ना तो आप इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ना दूसरों को प्रोत्साहित करें। जो लड़के लड़कियां सिर्फ मज़े करने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, वही लड़के लड़कियां सबसे पहले भाग खड़े होते हैं जब कोई मुसीबत आती है, क्योंकि उनको कमिटमेंट का सी भी नहीं पता। कमिटमेंट के नाम पे वो सी हैं, उनको कुछ नहीं पता, आगे का शब्द पता ही नहीं है, कमिटमेंट की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, या उसका मतलब डेफिनेशन क्या, चलो स्पेलिंग पता होगी मान लो किसी किसी को, क्योंकि रटा हुआ है ना ये शब्द, आई एम कमिटेड टू यू, आई लव यू, आई एम दिस फॉर यू, दैट फॉर यू। लेकिन जहां मुसीबत आएगी वहां सबसे पहले भाग खड़े होंगे, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, गधे के सींग होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ इन सारी बातों के द्वारा कि अगर आप फेमिनिन हैं, यानी कि आप फीमेल जेंडर की हैं, और आप ये सारी बातें सुन रही हैं, तो अपने परिवेश में देखिए, अपने सराउंडिंग्स में देखिए, वो ऐसी कौन सी कुरीतियाँ हैं, वो कौन से असत्य हैं जिनको आप सत्य माने बैठी हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो आप भी अपने चारों तरफ देखिए, क्या आपको टॉक्सिक फेमिनिन्स पसंद आती हैं? एक ऐसी लड़की जो संस्कारी हो, जो माता पिता की सेवा करती हो, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, जो कुदरत का सम्मान करती है, जो सिंपल रहती है, जो सच बोलती है, वो आपको पसंद नहीं आएगी। आपको तो वो ड्रामे करने वाली, झूठ बोलने वाली, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं बोलने वाली, वो आपको पसंद आएगी। अगर कोई लड़की आपको आके सच बता दे कि देखो तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये सही नहीं है, तुम्हारी ये बात सही नहीं है, तुम्हारा हैबिट सही नहीं है, तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कमी किस में है? उस लड़की में नहीं है, आप में है। आप में सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है। और कई ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो लड़कियों को प्रपोज करते हैं और उनकी डायरेक्ट एक ही एक्सपेक्टेशन होती है। अब आप इतने समझदार तो हैं ही कि आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एक ही एक्सपेक्टेशन है उनकी डायरेक्ट, और अगर ऐसा वो लड़की करती है तो हाँ प्यार है, नहीं तो नहीं है। और कितनी बेचारी लड़कियां कर रही हैं ये सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए, चाहे उनका मन हो ना हो। क्योंकि पब्लिकली आजकल रिलेशनशिप की परिभाषा ही होगी, अगर रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और ऐसा नहीं करते और वैसा नहीं करते, तो फिर किस बात का रिलेशनशिप है आपका? अगर ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन है ना, तो कम से कम 2 से 3 साल दो उस व्यक्ति को, मिनिमम 2 से 3 साल तक का समय दो। उसके बाद आप उन चीज़ों में जाइए, क्योंकि 2 से 3 साल तो आपको लग जाएंगे उस इंसान को टोटली अंडरस्टैंड करने में कि वाकई में वो व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और अगर आपका मान लो रिलेशनशिप किसी भी कारण से नहीं हो पाता, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। फिर आपको लगेगा ठीक है, मैंने ट्राई किया, मैंने देखा समझा
किस्मत में नहीं था तो ज़बरदस्ती थोड़े ना कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना है, मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना है, और किसी को जज मत करो प्लीज़। यहाँ पे अभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे, या बाहर की दुनिया में आपने देखे होंगे जो अंकल आंटी टाइप्स होते हैं, जिनको ये तो बड़ा होता है कि दूसरे की बेटी कहाँ जा रही है और दूसरे का बेटा कहाँ जा रहा है, बट अपनी नाक के नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, और ना जाने कितने सालों से कर रहे होते हैं, उनको कभी आइडिया भी नहीं होता, और अगर आइडिया होता भी है तो अंधे बन जाते हैं। बट दूसरे की बेटी के बारे में और दूसरे के बेटे के बारे में गॉसिप करते वक्त इनकी ज़बान नहीं थकती, और इतनी लंबी हो जाती है उनकी ज़बान उस टाइम पे कि सीढ़ी की भी ज़रूरत ना पड़े, कहीं अगर बल्ब या ट्यूब उतारना हो तो ज़बान ही फ़ायदेमंद रहती है उस वक्त, ज़बान के द्वारा ही कहीं भी जा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मैस्कुलिन को हील करने का, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले तो अपनी वो चीज़ें करना शुरू कीजिए जो आपको इंडिपेंडेंस के साथ करनी है, जो आपका नेचुरली जिन चीज़ों के प्रति एक आकर्षण है, नेचुरल अंदर से जो आता है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, और ये थोड़ा डीप है, सिंपल चीज़ें भी मैं आपको बताती जाऊंगी, कि आपको समय देना है किसी भी व्यक्ति को। आप ये समझ के चलिए कि फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। पहले आप लोगों को समझिए, परखिए, 2 से 3 साल का समय आप दीजिए किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को, उसके बाद आप उनको जान के समझ के आप कमिट कीजिए। 6 महीने तो कुछ भी नहीं होते हैं, 6 हफ्ते कुछ भी नहीं होते हैं। आजकल तो 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 5 हफ्ते में रिलेशनशिप कमिटमेंट की स्टेज पे चला जाता है। बट कमिटमेंट फॉर व्हाट ये कोई नहीं पूछता, बस कमिट कर दिया जी हमने उसको। क्या कमिट किया है? जो कमिट किया है वो करोगे या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने कंटेंट को बहुत सोच समझ के कंज्यूम कीजिए, क्योंकि दिन भर अगर आप बस फ़ोन में ही घुसे रहते हैं और आप अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस जर्नी में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुबह उठते के साथ कभी भी अपना फ़ोन मत देखिए, अलार्म बंद कीजिए अगर फ़ोन में लगा है, और पहले का जो आधा घंटा है उसको आप इस्तेमाल कीजिए दूसरी चीज़ों में। हाथ मुंह धोइए, बाहर देखिए, वॉक पे जाइए, या घर में भी अगर रहते तो एक्सरसाइज कीजिए। टेलीविज़न स्क्रीन से और फ़ोन की स्क्रीन से दूरी बनाए रखिए। और अगर आप वाकई में एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक असेंशन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब रोमांस नहीं है, ये सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं है। कई लोगों को ऐसी धारणा है, ऐसा मिसकंसेप्शन है कि एक रोमांटिक जर्नी है। हाँ, रोमांटिक इल्यूजन्स के रास्ते से होते हुए आदमी अनकंडीशनल लव तक, आदमी औरत दोनों पहुंच सकते हैं। ये इस जर्नी में दिखाया ज़रूर जाता है और देखा भी गया है, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि शुरुआत जब होती है, जब इनर वर्क करना होता है, तो कोई एक बहुत ही विकृत रिलेशनशिप हो सकता है इंसान का, एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और फेमिनिन के साथ, जिसको कई लोग कहते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, ये है वो है, कोई लेबल दे देते हैं। अब क्योंकि वो लेबल इतना हैवी होता है, हैवी ड्यूटी लेबल होता है, तो लगता है कि ये लेबल सत्य है, लेबल के पीछे जो व्यक्ति है वो तो चाहे जैसा भी हो। कुछ समय के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल के बाद, अगर किस्मत अच्छी है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति और लेबल जो मैंने इनको दिया है ये बिल्कुल भी मैच नहीं करते, या वो धोखा देते हैं आपको, या वो आपका बेवकूफ़ बना के भाग जाते हैं। यहाँ से कई लोगों की शुरुआत हो जाती है, सत्य की तलाश करने लग जाते हैं। इतना धोखा मिलता है, इतना पेन होता है, इतना दुख होता है उनको, कि वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे भैया कोई बढ़िया काम करना है, मुझे प्रभु के रास्ते पे जाना है, क्योंकि वहीं पे सत्य है। कई लोगों का ऐसे होता है, कई लोगों का नेचुरली होता है। उनका कैसे होता है मैं बताती हूँ। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत भाग्यशाली मैं उनको मानती हूँ, कि उनका बचपन से ही मन होता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। जैसे बचपन में कहते हैं ना कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, घर वाले कहते हैं ये बड़ा आदमी बनेगा बड़े होके, जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा आदमी बनेगा। या लड़कियों को भी कहते हैं कि तुम कुछ करोगी, तुम आगे जाके परिवार का, खानदान का नाम ऊंचा करोगी। तो बचपन से ही उनके मन में एक कंपैशनेट बिहेवियर होता है। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध भगवान की कहानी मुझे इसीलिए बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस थे। सिद्धार्थ उनका जब बचपन में नाम था, गौतम बुद्ध तो बाद में बने, पहले तो सिद्धार्थ गौतम थे। तो उनके अंदर ये कंपैशनेट नेचर बहुत ज़्यादा था। उनके भाई बहन सब शिकार पे जाते थे, वो कहते थे नहीं इसे मत मारो, बचा लेते थे।
या वो हमेशा कुदरत में रहते थे, अकेले रहते थे। लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स ने, उनके माता पिता ने, जिन्होंने उनकी पत्री दिखाई थी, पत्री देख के वो डर भी गए थे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो फिर ये सब कुछ छोड़ के एक भिक्षुक बन जाएगा। तो उनके फादर ने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो बचपन से ही उनकी प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी। एक राजा की लाइफ की जो प्रोग्रामिंग होती है, अपने ही एरिया के अंदर, उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ता था। मतलब एकड़ों की ज़मीन पे उन्होंने सारे वो, आप कह लीजिए, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ उनको ला के दी। और बचपन में ही, कम उम्र में ही, बहुत बच्चे तो नहीं थे, कम उम्र में उनकी बहुत सुंदर लड़की से शादी करा दी, उनका बच्चा भी हो गया। लेकिन देखिए, किस्मत थी तो सत्य का ज्ञान होना था तो हो गया। ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में सिद्धार्थ गौतम भी थे। आगे जाके वो भी अपनी पत्नी के पास वापस गए, वो भी अपनी फैमिली से मिले, उन्होंने उनसे बात की, पर पत्नी ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट क्या करूं, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, इस बच्चे को तो मैंने अकेले पाला है। और उन्होंने अपने बेटे को भी वही ज्ञान दिया, वही विपश्यना दी जो उन्होंने सबको दी। बाद में उनका बेटा भी भिक्षुक बन गया। उस जमाने में तो भिक्षुक बनना बहुत बड़ी बात होती थी, एक ग्रेट चीज होती थी अगर कोई मंक बनता था, क्योंकि इतना प्रभाव था उस टाइम बुद्ध का। आज से 2500 साल पहले इतना प्रभाव था। उन्होंने बुद्धिज्म नहीं बनाया, बुद्धिज्म तो बाद में लोगों ने बनाया। उन्होंने तो लोगों को बस ये कहा था कि आप जरा सत्य के मार्ग पे तो चलिए, जरा देखिए तो सही कि हो क्या रहा है। वो उनके समय के लिए वो सही थे, क्योंकि उस जमाने में ऐसी बहुत सी कुरीतियां चल रही थी जो बुद्ध की वजह से खत्म हुई थी। लेकिन जो उनके साथ हुआ, आप कह लो आज की डेट में बहुत लोगों के साथ होता है कि बचपन में माता पिता समझा देते हैं या सोसाइटी समझा देती है, स्कूल कॉलेज वाले समझा देते हैं कि अगर आप बहुत सा धन अर्जित कर लोगे, बहुत पॉपुलर हो जाओगे, बहुत रिकग्नाइज हो जाओगे, ये वो, तो आप अच्छे हो, नहीं तो आप नहीं हो। अब हम ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे जो बुद्ध कर रहे हैं, या बुद्ध के मार्ग पे भी लोग चल सकते हैं, ऐसा नहीं, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कहानी क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, ताकि आप इस बात को समझें कि आपको भी बुद्ध की तरह साइंटिफिक रिसर्च करनी है। जैसे सवाल उन्होंने पूछे, जब वो एक दिन रात को, उन्हें बहुत बेचैनी, उन्हें एंग्जाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा लाइक हैवी फील कर रहे थे। उन्होंने अपने सारथी को बोला कि चलो ज़रा घूम कर आते हैं, बाहर चले गए। तो 1 बाय 1 उनको कुछ लोग दिखे। किसी को देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा, किसी को देखा एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, किसी को देखा कि एक लाश को सब ले जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये दुखी हैं इतने, कितने दुखी हैं ये। और आखिर में एक भिक्षुक को देखा वहां से निकलते हुए, जिसके चेहरे पे बहुत पीस था। तो एक्चुअली में पीस चाहिए था उनको, उनके पास भी पीस नहीं था। तो वो जो 3 चीजें उन्होंने देखी जिससे वो हिल गए, जिसको उन्होंने क्वेश्चन किया, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये तीनों चीजें हमें दुखी करती हैं। बीमारी होती है तो कैसी हालत हो जाती है हम सबकी, होती है ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, बिस्तर से नहीं निकल पाते। मैं तो कहती हूँ वो लोग भी लकी हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं किसी बीमारी से, या बहुत ही लकी हैं अगर बीमारियां कम होती हैं तो। क्योंकि जितनी भी विकृतियां हमारे अंदर आती हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। जितनी भी डिफाइलमेंट्स एंड इम्प्योरिटीज हमारे अंदर आती हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं। डर से कहते हैं बुखार चढ़ता है। किस बात का डर है? किसी बात से डरे होंगे तो बुखार चढ़ गया, कोई चिंता सता रही होगी तो बिस्तर पकड़ लिया। और बुढ़ापा, देखिए बूढ़े तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं जो बूढ़े और बुढ़िया कहते हैं ना, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जिनसे चला फिरा भी नहीं जाता। हाय हाय, उफ उफ, ओए होए, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, कुछ तो ऐसे होते हैं। और कुछ आप देखिए सुबह सुबह पार्क में जाके सर्दियों में भी ऐसे दौड़ लगा रहे होते हैं, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि मानो उनको तो कुछ फील ही नहीं होता। उनका चेहरा ऐसे चमकता है, ऐसे मुस्कुराते हैं, छोटे बच्चों को, पोते पोतियों को, फैमिली मेंबर्स को ऐसे प्यार बांटते हैं। एक इतनी उम्र में जाके भी किसी, ना कोई डंडा पकड़ते हैं, ना कोई सोटी पकड़ते हैं, ना किसी का सहारा लेते हैं, हंसते हुए जीवन बिताते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं डालते। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो क्या फ़र्क है
ये हैप्पी रहने वाले लोगों में या संतुष्ट रहने वाले लोगों में और सारा दिन रोने वाले लोगों में। जो संतुष्ट हैं उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में है, उन्होंने खुद पे वर्क किया है, काम किया है, आंतरिक कार्य किया है। और जो बैलेंस में नहीं है, जो रो रहे हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो आज भी अपनी प्रोग्रामिंग का एक नमूना है, एक सैंपल है। कठपुतलियों की तरह वो प्रोग्रामिंग की ताल पे, सुरताल पे थिरक रहे हैं। और ईगो किसी को कभी खुश नहीं रखती, वो बाहर से जितना मर्जी दिखावा कर ले कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर अंदर कभी खुश नहीं रहते, सुखी नहीं होते। सो आई होप आई हैव कवर्ड प्रिटी मच एवरीथिंग जो भी इम्पॉर्टेंट था इस सब्जेक्ट पे आज। आपके जितने भी सवाल हो ना, आप पूछो, बेझिझक पूछो, कोई जज नहीं करेगा आपको। यहाँ जज करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको एक स्ट्रिक्ट सर्न आंसर कभी मिल जाए तो मिल जाए, वो भी ज़रूरी है। किसी को, मेरे मास्टर कहते हैं, किसी को कड़वी गोली देनी पड़ती है और किसी को मीठी। हर इंसान को आप सेम गोली नहीं दे सकते ना। तो आपको ओपन रहना पड़ेगा कि अगर मुझे सुधरना है या मुझे एक राइट एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, पार्टनर, लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करनी है, तो आई नीड टू बी ओपन फॉर माई हीलिंग एंड फॉर माई बेटरमेंट। सबसे पहला रूल तो यही है। और मैं आपको बताती हूँ, लव इज़ द ओनली मेडिसिन दैट कैन हील ऑल द सिकनेस ऑफ दिस प्लैनेट। प्यार ही वो एक ऐसी दवाई है जो सारी बीमारियों का इलाज है। किसी को प्यार मिलता है थोड़ी सी डांट खा के, और किसी को प्यार मिलता है प्यार से, क्यूटली। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा क्यूट तारीफ़ें करी हो, गाल खींचे हो, मम्मी ने बहुत हग किया हो, पापा ने 24 घंटे तारीफ़ करी हो, तो बच्चे भी सही होते हैं। नहीं, ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार भी ठीक नहीं होता, जो कि सांसारिक प्यार है। मैं जिस प्यार की बात कर रही हूँ, मैं जिस लव की बात कर रही हूँ, वो सांसारिक लव नहीं है। इसीलिए तो आजकल हम जैसों को बोलना पड़ता है ट्रू लव। लव के साथ एक ट्रू वर्ड भी लगाना पड़ता है, क्योंकि लव की परिभाषा बदल दी गई है फिल्मों ने, और जो मार्केटिंग होती है मटीरियलिस्टिक दुनिया की, उसने लव को पता नहीं क्या बना दिया। और थोड़े दिनों में आने ही वाला है एक ऐसा त्योहार जिसका मेरे ख्याल से 90% लोगों को नहीं पता असली मतलब क्या है, और कोई फ़ायदा भी नहीं होता उसको मनाने का, क्योंकि वो कंप्लीट एक सोशल प्रदर्शन, एक पब्लिक प्रदर्शन है इस तरीके का प्यार। अगर असली लव स्टोरी समझनी है ना, तो श्री राम और सीता की है असली लव स्टोरी। इससे बड़ी, इससे बेस्ट, इससे अमेजिंग, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक लव स्टोरी कोई नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको, आखिरी पॉइंट है जो मैं इस वीडियो का आपको बोल रही हूँ, अपने आप को सुधारना है तो रामायण पढ़िए और राम नाम का जाप कीजिए जितना कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है, ये कोई धार्मिक बात मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये एक साइंटिफिक बात मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि आपके शरीर के अंदर 7 चक्र हैं जिसको हम अलाइनमेंट में लाते हैं। और सिर्फ आपका फिजिकल शरीर नहीं है, आपकी एक एनर्जी बॉडी भी है। एनर्जी बॉडी को आप ऐसे चीरा फाड़ी करके नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ आ जाएंगी। आपकी जो 3rd आई है, आपका अजन चक्र खुल जाएगा, तो आप अपनी एनर्जी बॉडी को भी समझ लेंगे और दूसरों की भी समझ पाएंगे। आपके सामने कोई आएगा तो आप झट से समझ जाएंगे कि ये राक्षस है या ये देव है या ये मनुष्य है। जो राक्षस होगा वो आपसे चिढ़ेगा, आपको भी तंग करेगा, बट आपको उन्हें हैंडल करना आ जाएगा। राक्षस पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको रोकें, आपको आगे ना बढ़ने दें, लेकिन वो भी एक लेवल तक ही काम कर पाते हैं। उसके बाद जब आप निकल जाते हो तो वो भी आपके आगे पीछे नहीं दिखेंगे आपको। एक टाइम तो आता ही है जब फेस तो करना ही पड़ता है इन राक्षसों को। पर एनर्जी बॉडी में ही आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अवेलेबल है ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के रूप में। यानी कि आपके जो 7 चक्र हैं वो खुलते कैसे हैं, वो हील कैसे होते हैं। उनको हील करने का सबसे फास्टेस्ट, सबसे बेस्टेस्ट तरीका है अपने सोलर प्लेक्सस को, यानी कि मणिपुर चक्र को हील कीजिए। और जो मणिपुर चक्र को हील करने का जो बीज मंत्र है, जो ध्वनि है, वो है राम। तो आप जितना जपेंगे उतना ही आपका सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र हील होएगा। आपकी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी,
इसमें आपको भिक्षुक नहीं बनना है, इसमें आपको सब कुछ त्यागना नहीं, आपको संसार में रहते हुए ही अपने आप को हील करना है। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी आपको मिलेंगी जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, और आगे आपका जो है असेंशन भी होता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना इस वक्त, आप जितना भी तड़प रहे हो ना वो इसीलिए तड़प रहे हो कि सत्य तो आपको पता होगा शायद, पर उसको प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस हील होगा तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी नहीं है, सॉरी, सुषुम्ना एक पाइप की तरह होता है, वो खुल जाएगी और उसकी वजह से ईदा और पिंगला खुल जाएगी। और बिल्कुल सोलर प्लेक्सस के नीचे होता है आपका सेक्रल चक्र, यानी कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब है टू बी एस्टैब्लिश्ड इन योर बीइंग। तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा, सोलर प्लेक्सस आपका क्लोज्ड ऑफ होगा, तो आप एस्टैब्लिश कैसे होगे अपने बीइंग में? इसीलिए तो आपकी जो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है इसमें प्रॉब्लम है। इसीलिए तो आपको अपोजिट सेक्स के लोग आपको इल ट्रीट करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए। और ये लड़के और लड़की दोनों पे अप्लाई होता है। तो आप चाहे पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, इस बीज मंत्र का जितना आप जाप करेंगे उतना ही आपका आगे 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 आप बढ़ते जाएंगे। इस टॉपिक के बारे में भी खूब सारी बातें करेंगे आगे जाके। बीच में हाँ मैं थोड़ा गायब हो गई थी, थोड़ा मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाती हूँ, और आपको पता ही होगा कि जो मेरा मिशन है उसमें एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ बिजी रहती हूँ मैं इस वजह से। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि ऐसे वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, तो अब कोशिश करूँगी, ट्राई तो करूँगी बना के आपको दूँ। आप अपने सवाल पूछिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछिए, अगर वो क्वेश्चंस पूरी कम्युनिटी को, कलेक्टिव को हेल्प करेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है इसको ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले ही सुनेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी हैरानी होगी जान के कि ट्विन फ्लेम असेंशन पे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लोग हैं और विदेश के लोगों को सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये एक तरह से खुशी की बात भी है और एक तरह से बहुत दुख की बात भी है, क्योंकि अपने ही देश में हमारे पास इतना बड़ा खजाना है और हम उससे दूर भागते हैं। हम उस सभ्यता के पीछे जा रहे हैं जो बहुत नई है, जो अभी इनकम्प्लीट है। और उस सभ्यता के लोग जिनमें इंडिजिनस एनर्जीज भी हैं, उनमें भी वो इंडियनिज्म है एक तरह से देखा जाए। वो इस पिछले जन्म के कर्मों की वजह से या अपनी असेंशन एनर्जीज की वजह से या क्योंकि हम ट्रांजिशनल फेज में पैदा हुए हैं, इस समय के प्रभाव की वजह से उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के प्रति। तो वो मेहनत करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस कंटेंट को पसंद करते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि चलो फिर मैं उनको बना के देती हूँ, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं उनको तो रोमांस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम जैसे लोग भी। आप समझिए ज़रा हमारी परेशानी। लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों। कल मैंने एक पोल भी किया था अपने एक चैनल पे, तो उस पोल पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगा चलिए फिर ज़रा कंटेंट बनाया जाए थोड़ा, और आप लोग भी इस कंटेंट को सुनिए, इसको शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी में फैलाइए। और बाकी करना तो आपने ही है, मैं तो आपको सिर्फ बता सकती हूँ। असलियत में उसको फॉलो करना, अपनी लाइफ में उतारना, वो तो आप हैं सब कुछ करने वाले। और आप ही की इंट्यूशन की वजह से आप इस वक्त यहाँ पर हैं। आपने मुझे अपनी रियलिटी में विद दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट किया है, ये बात आपके लिए सोचनी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।